है, ये जो नाइलॉन 6 है बच्चों ना, ये जो नाइलॉन 6 है, इस नाइलॉन 6 के बारे में जरा खास बात सुनिए, जरा खास बात सुनिए। सबसे पहले खास बात, इसका नाम नायलॉन क्यों पड़ा? बहुत पहले मैंने आपको बताया था। सबसे पहले ये देखो यहाँ पे 6 क्यों पड़ा? तो बच्चों 6 इसलिए पड़ा कि जब आप इसका मोनोमर लेते हैं ना, मोनोमर, तो इस मोनोमर में 6 कार्बन है। जो आप मोनोमर लेते हो उसमें 6 कार्बन। सर हमको दिख नहीं रहा, ले भैया गिन ले, 6 कार्बन है, गिनो गिनो जरा। 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5 और 6। याद है ना, आईपीएससी में ये भी गिनते हैं कार्बन को। तो पहले सबसे पहले चीज को, सर इसको नायलॉन 6 क्यों बोला? 6 इसलिए बोला बच्चों क्योंकि नायलॉन 6 को बनाने के लिए जो मोनोमर लिया जाता है उस मोनोमर में 6 कार्बन। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि सर इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा, इसका नाम नायलॉन क्यों पड़ा? तो बच्चों हुआ क्या ना कि जब इसकी डिस्कवरी हो रही थी ना, तो बच्चों ठीक उसी समय ना 2 बड़े बड़े देशों ने उसकी डिस्कवरी कर लिया। कौन कौन सा? एक अमेरिका और एक ब्रिटेन। एकदम बिल्कुल सेम टाइम में दोनों ने डिस्कवरी इस नायलॉन का कर लिया। तो अब हुआ क्या कि साहब दोनों ने डिस्कवरी कर लिया, तब क्या किया जाए? तो हुआ क्या ना कि जो अमेरिका का जो सबसे बड़ा शहर था ना, न्यूयॉर्क, और ब्रिटेन का जो सबसे बड़ा शहर था लंदन, तो बच्चों उन्हीं के नाम पे दोनों को मिला के नाम पड़ गया। देखो, न्यूयॉर्क और लंदन। सही में इसका नाम नायलॉन क्यों पड़ा? तो बच्चों नायलॉन के पीछे ये थोड़ी सी कहानी है कि उस दो देशों ने एक साथ मिलकर इसको बनाया था। एक साथ नहीं, सॉरी, मतलब दोनों एक ही टाइम में डिस्कवर हो गया था। तो दोनों की बात मानने के लिए दोनों के बड़े बड़े शहरों के नाम पे इसका नाम पड़ा, इसलिए इसका नाम पड़ा नायलॉन 6। खैर ये तो समझ में आ गया। जरा मेरी बात ध्यान सुनिएगा बच्चों, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास हाइड्रोजन दूसरे से जुड़ेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। पहली चीज इसमें सबसे पहली खास बात होती है। तो बच्चों इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलीमर होता है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, आपको याद है मैंने बताया था ना पॉलीमर अब किस लिस्ट में आते हैं? तो बच्चों इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, बताया था ना मैंने। इसमें बहुत ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, बहुत ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ना बच्चों। जितने भी रोप है ना, रोप मतलब जितनी भी रस्सियां बनाई जाती हैं, जितने भी टेंट बनाए जाते हैं, टेंट, टेंट समझते हो ना? टेंट जानते हो ना, टेंट क्या होता है? हेलो, जितने भी जो भी चीज बनाया जाता है ना, वाटर प्रूफ, टेंट जानते हैं? टेंट जानते हैं कि नहीं जानते हैं? टेंट नहीं जानते? चलो कोई बात नहीं, चलो इसका क्लासिफिकेशन बताओ जल्दी। सबसे पहले, क्या इसको इंसानों ने बनाया है? सिंथेटिक। चलो बताओ, इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है? उसके अकॉर्डिंग क्या है ये? फाइबर। ये फाइबर है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसलिए ये फाइबर है। चलिए चीज बताइए, ये एडिशन है कि कंडेंसेशन है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। देख रहे हो ना कितना आसान है, आप खुद आंसर बता रहे हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। चलो बच्चों बताओ, ये होमोपॉलीमर की कोपॉलीमर? होमोपॉलीमर। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक ही टाइप के मोनोमर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नायलॉन 6 का कहानी खत्म ना। नायलॉन 6 आगे देखें। ठीक, हाँ सर। तो बच्चों इसके बाद शुरू करते हैं नायलॉन 6, आपका फेवरेट और इंपॉर्टेंट टॉपिक। याद रखिएगा नायलॉन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है नायलॉन 6। नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा मुझे आप कोई बताए इसका नाम 6 क्यों पड़ा होगा? आप में से कोई बताइए, अभी मैंने सिखाया। मोनोमर में 12 कार्बन होंगे। अरे नहीं, मतलब इसमें 2 मोनोमर होंगे, एक मोनोमर में 6 कार्बन, एक मोनोमर में 6 कार्बन होंगे। मैं नायलॉन 12 नहीं लिख देता, मैं नायलॉन 6 क्यों लिखता? समझ में आया? अच्छा मुझे बताओ, अगर इसमें 2
मोनोमर अलग अलग है तो ये होमोपॉलीमर होगा कि कोपॉलीमर होगा? कोपॉलीमर। ये फाइबर होगा कि क्या होगा? फाइबर। फाइबर ही होगा। फाइबर ही होगा, नहीं फाइबर होगा, नायलॉन सब फाइबर होते हैं। एक और क्वेश्चन बच्चों, अगर इसके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन है तो ये एडिशन रिएक्शन करेगा कि कंडेंसेशन करेगा? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। तो मैं आपको बता दूं कि नायलॉन 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉलीमर आपको याद हो या ना हो, ये जरूर याद होना चाहिए। सबसे पहले मैं इसके मोनोमर की बात कर लेता हूँ। इसका मोनोमर याद कर लेना, अभी तक का रिकॉर्ड है कि हर साल पूछता है, जरूर पूछेगा। बच्चों इसका मोनोमर क्या है, ध्यान सुनना। आपको बता दूं कि ये मोनोमर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये मिथाइलिन है, ये मिथाइलिन मैंने 6 बार लिख दिया, हेक्सामिथाइलिन, और 2 एमीन लगा दिया, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, इसका पहला मोनोमर है। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा मोनोमर लेते हैं बच्चों, जो दूसरा मोनोमर लेते हैं वो एडीपी एसिड लेते हैं। एडीपी के एसिड में CH2 कितनी बार होता है? 4 बार होता है। और दोनों तरफ क्या लगता है? कार्बोक्सिलिक एसिड लगता है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब आपको कैसे सेट करना, देखो आपको ऐसे सेट करना है ना, जैसे देखो हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन एडीपी एसिड, फिर हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, फिर एडीपी एसिड, हेक्सामिथाइलिन एडीपी, हेक्सामिथाइलिन एडीपी, ऐसे सेट करना, मतलब ऐसे अरेंज करना। और कितने टाइम्स अरेंज करना? n टाइम्स। मतलब ये भी आपको कितने टाइम्स लेना है? n टाइम्स। और ये भी कितने टाइम लेना है? n टाइम। भाई पॉलीमर बना रहा है ना, देखो मैं इधर लिख रहा हूँ यार, इधर लिखना चाहिए ना, इधर। समझ रहे हो कितनी टाइम लेना है? n टाइम्स लेना है। तो अब तो आपको पता है ना कि इसका आंसर क्या होगा। मुझे बताओ कहां से क्या निकलेगा, आप ही बता दो कुछ जल्दी जल्दी। क्या क्या इधर इधर वाले से H निकलेगा और उधर वाले से उधर निकलेगा? क्या यहां से भी H निकलेगा? यहां से केवल एक H निकलेगा, यहां से केवल एक H निकलेगा, और यहां से OH निकलेगा, H2O। क्या बिल्कुल सेम सीन यही होगा, यहां से OH निकलेगा और दूसरा कोई खानदान एमिनो एसिड, सॉरी वो आएगा हेक्सामिथाइलिन डाइमीन का, तो वहां से H निकल जाएगा। कुल मिलाकर ये सीन बनता जाएगा। तो कोई बताएगा कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे पानी के? 2। अब पानी के n मॉलिक्यूल, n मॉलिक्यूल निकलेगा, मतलब जितना लेगा उतना ही पानी निकलेगा ना यार। क्या कर रहा है तुम? नहीं समझ में आया? आ गया समझ में। तो बच्चों इसका नाम क्या है? हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। इसका नाम एडिपिक एसिड। एडीपी एसिड। अच्छा आपको करना क्या, अब करना यह है बच्चों ना कि जैसे आपने पानी निकाला एकदम बिल्कुल वैसे लिख दीजिए बस, और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। कैसा, जरा देख लो मैं लिख रहा हूँ। मुझे बताओ सबसे इधर से एक H निकलेगा तो केवल एक ही H बचेगा, बाकी इधर वाला खानदान ऐसे चलता रहेगा n टाइम्स। इधर बताओ, उसके बाद इस CH2 में कोई डिफरेंस है ही नहीं, सिंपल है, 6 बार है। बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पे NH है, NH क्यों है सर? क्योंकि एक H निकल चुका है। उसके बाद क्या बचा? उसके बाद यहाँ पे केवल CO बचा ना, देख लो। हेलो, C डबल बॉन्ड O। हाँ उसके बाद क्या बचा बताओ? उसके बाद CH2 कितनी बार? 4 बार। 4 बार। उसके बाद जरा बताओ क्या बचा? केवल यहाँ पे केवल क्या? CO। केवल CO बचा। और क्या ये कहानी इधर भी ऐसे एंड टाइम चलता रहेगा? तो बच्चों क्या यही यूनिट बार बार रिपीट होगा? हाँ सर। तो क्या मैं यहाँ पे n लगा दूं ऐसा? तो बच्चों इसी का तो नाम है नायलॉन 6। अब मुझे गिन के बताओ कि इसको 6 बोलने का जो प्रयोजन हो क्या है, वो सही है क्या? दोनों मोनोमर में 6 कार्बन, गिन के जरा बताओ तो। हाँ। देखो यहाँ पर आपको 6 कार्बन साफ साफ दिख रहा है बच्चों, यहाँ गिन लो 4, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 कार्बन, 6 कार्बन। और समझ में आ गया इसका नाम नायलॉन 6 क्यों है? अच्छा मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो, अगर मुझे नायलॉन 6 बनाना हो तो क्या करेंगे? CH2 6 लिखना है। यस, मतलब ये जो CH2 है ना, ये जो CH2 है, मेरी बात सुनो, नायलॉन 6 बोला ना, तो बच्चों ये तो सेम होगा क्योंकि ये फॉर्मूला तो आप बदल नहीं सकते। आप इसमें क्या करो ना, 4 की जगह पर 6 कार्बन लो, तो 6 कार्बन या 2 कार्बोक्सिल कितने हो जाएंगे? 6 2 8 हो जाएंगे, सिंपल सी बात। अच्छा नायलॉन 6 10 बनाना हो तो क्या करेंगे?
ये 6 ले लें, यहाँ पे बीच में 8 कार्बन, 10 कार्बन हो जाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बच्चों कई बार आप जब पेपर उठाएंगे ना, कोई बुक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ नाइलॉन 6, नाइलॉन 610, नाइलॉन 6-8, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा सर ये कहाँ से बनेगा। भैया आपने नाइलॉन 6 बना लिया ना, आप कुछ भी बना सकते हैं, बहुत सिंपल है बनाना, कॉपी कर लीजिए। चलिए इसका क्लासिफिकेशन बताइए, सबसे पहले बताइए इसका सोर्स बताइए, इंसान के द्वारा बनाया गया कि क्या है, सेमी सिंथेटिक, नेचुरल, क्या है ये? सिंथेटिक। सिंथेटिक। सिंथेटिक, मैन मेड है ना, चलो ठीक है। आगे बोलिए, कौन सा मॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स लगता है? फाइबर। फाइबर। आगे बोलिए, एडिशन है कि कंडेंसेशन? एडिशन। कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। आगे बोलिए, पॉलीमर, कोपॉलीमर कि होमोपॉलीमर? कोपॉलीमर। कोपॉलीमर है। कोपॉलीमर क्यों है? कि किसमें जो मोनोमर यूज कर रहा है वो अलग अलग यूज कर, देखो ये मोनोमर अलग है, ये मोनोमर अलग है। जब भी कभी किसी पॉलीमर में एक से ज्यादा अलग अलग मोनोमर यूज किया जाता है तो उसको कोपॉलीमर कहते हैं। और ये कोपॉलीमर का मेरा सबसे पहला एग्जांपल नाइलॉन 6, समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ। स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ। चलो बच्चों, आपका फेवरेट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नेचुरल रबड़। रबड़ तो सब जानते हैं ना। आपको याद है बचपन में आपने ऐसा सुना होगा, कि बचपन में भी सुना था, ऐसा नहीं है, कि क्या करते हैं ना लोग, बताते हैं कि वो जो पेंसिल है ना उसको उसका शार्पनर से यूज करो और उसका जो निकलता है ना, जो मिल्क में मिक्स कर दो, हाँ उसको मिल्क में मिक्स कर दो तो वो रबड़ बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। और आपने भी करके देखा होगा, सही बात है, बेचारा उतना दूध भी बेकार हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई रबड़ नहीं बनता है ना। तो सबसे पहले मैं नेचुरल रबड़ की कहानी बताता हूँ, ध्यान सुनना है बिल्कुल। बच्चों आप, मुझे नहीं पता कि आपने वो पेड़ देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन विश्वास मानिए जब मैं छोटे क्लास में पढ़ता था ना, 1 से लेकर 5 क्लास में, तो जिस क्लास में मैं बैठता था ना उसके जस्ट बगल में ही एक रबड़ का पेड़ था। मैं आपको बता दूं, रबड़ का ट्री होता है, नहीं आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। रबड़ का एक वास्तव में पेड़ होता है और उसमें नहीं सर सुना है। सुना है ना, तो मैं भी तो सुना रहा हूँ, तो सुनो। तो जो रबड़ का पेड़ होता है बच्चों, उसमें लेटेक्स नाम का लिक्विड होता है, और उस लेटेक्स नाम के लिक्विड से ना मतलब रबड़, नेचुरल रबड़ पाया जाता है। यहाँ तक ठीक है। अब आगे सुनिए बच्चों, अपने जो भारत है ना, भारत में जो जो नेचुरल रबड़ का जो सोर्स है ना, वो केरल जो है ना, उस साइड में होता है। केरल मतलब उस साइड में होता है, साउथ इंडिया में सर मिलता है। हाँ मतलब साउथ इंडिया में मिलता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, पूरे विश्व में जो नेचुरल रबर का जो सबसे ज्यादा मतलब सोर्स है, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, वो बच्चों इंडोनेशिया में पाया जाता है। मतलब इंडोनेशिया में ना, इंडोनेशिया सबसे ज्यादा मतलब रबड़ का सोर्स करता है, सब जगह रबड़ वही भेजता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं ना कि पूरे विश्व में रबड़ की जो खपत है ना, उसका केवल, अगर आप कितना भी नेचुरल रबर भेज लें तो मात्र 50% ही पूरे विश्व को आप पर्याप्त मात्रा में दे पाएंगे। 50% की कमी हो जाती है। तो बच्चों इस कमी को पूरा करने के लिए रबड़ बनाया जाता है। इसलिए रबड़ 2 प्रकार का होगा, एक नेचुरल रबड़, एक सिंथेटिक रबड़। क्योंकि नेचुरल रबड़ से भैया देश तो चल नहीं पा रहा, विश्व भी नहीं चल पा रहा, उसका 50% ही चल पा रहा। तो उसके 50% के लिए पॉलीमर जैसे तरीके से और बाकी रबड़ बनाए जाते हैं। तो बच्चों ये ज्ञान की बातें हैं। इंडोनेशिया इसका सबसे बड़ा सप्लायर है, इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है, भारत में भी ऐसा होता है। और लिक्विड है, लेटेक्स नाम का है, उसी से नेचुरल रबड़ बनाया जाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिए बच्चों, ये जो नेचुरल रबड़ है ना, ये बहुत बेकार होता है, कोई यूज का नहीं होता, यूजफुल नहीं होता है। तो आपको मैंने बताया था ना, इसको यूजफुल करने के लिए हम कोई केमिकल मेथड करते हैं। केमिकल मेथड में आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, उसके बीच में सल्फर डाल देते हैं। तो सल्फर डालने के प्रोसेस को वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ कहते हैं। इससे रबड़ बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन बच्चा आपको एक चीज बताता हूं, जब ध्यान सुनिए। जैसे आजकल जब फैक्ट्रियों में ये सब चीजें बनाया जाता है ना, तो रबड़ के अलावा बहुत कुछ चीज डाला जाता है। जैसे कार्बन मिक्स किया जाता है, आजकल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, कार्बन मिक्स किया जाता है, फ्लिपर यूज किया जाता है। लेकिन हम जो एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं वो बच्चों 20 साल पहले की बुक पढ़ रहे हैं हम लोग।
मतलब हम लोग मॉडर्न इंडस्ट्री से 20 साल पहले की बातें कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो एनसीईआरटी बुक देख रहा है ना, ये बहुत पहले का बातें छपी है जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय। हम लोग इस समय प्रेजेंट सिचुएशन से 20 साल पहले की बात कर रहे हैं। आजकल तो बहुत चीज परिवर्तन हो चुका है। जैसे 20 साल पहले हमने जो पढ़ा था, 20 साल पहले वल्केनाइजेशन रबड़ पढ़ा था, ऐसा कुछ होता है, वो मैं आज भी वही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी बुक में वही लिखा हुआ है। लेकिन बच्चों आज का जो मॉडर्न युग है ना, वो बहुत बदल चुका है। आज जब फैक्ट्रियों में जाएंगे ना, तो आपको देख के आप होश में उड़ जाएंगे। आप कहेंगे कि सर ने तो हमको बताया था कि सल्फर डाल देते हैं, सल्फर के बाद पता नहीं इसमें क्या क्या डालना है, फ्लिपर डालना है, कार्बन डालना है। बच्चों तो हम जो पढ़ रहे हैं ना, वो 20 साल पहले की बातें पढ़ रहे हैं। हम लोग 20 साल पहले हैं। मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ 20 साल पहले की बातें बता रहा हूँ, वही सिखा रहा हूँ। तो जब कभी आप फैक्ट्री में जाएंगे तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल आपको गलत पढ़ाया गया है, ऐसा नहीं है। आपको हम अभी प्रेजेंट टाइम से हम 20 साल पहले की बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो बुक में लिखा हम लोग वही बातें करेंगे। अभी पहले की बातें हैं, इसलिए हम उसी अकॉर्डिंग आपको सिखा रहे हैं। तो जब कोई इंजीनियर बन के जब कोई इंजीनियरिंग करके जाता है ना बच्चों, तो आपको डायरेक्ट कभी काम पे नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आप जो बुक पढ़ के जा पा रहे हैं वो 20 साल पुरानी बुक पढ़ के जा रहे हैं, मतलब 20 साल पुरानी टेक्निक पढ़ के जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग दी के सिखाया जाता है, फिर जाकर आपको काम में भेजा जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये थोड़ा सा काम की बातें हैं। पहले अब थोड़ा सा रबड़ पढ़ते हैं, नेचुरल रबड़। है ना, क्या होता है ध्यान सुनना। क्या आपको आइसोप्रीन बताया था? आइसोप्रीन हाँ। पहले नेचुरल रबड़ लिखते, नेचुरल रबड़। चलो, वैसे इंडोनेशिया कोई तो काम किया अपने 20 समय, मुझे लगा उसका कोई योगदान ही नहीं। मुझे लगा ऐसे केवल जीवन जी रहे हैं सब। चलो, रबड़ रबड़ की कुछ तो मात्रा उसने दिया है देश को, मतलब सप्लाई कर रहा है। नेचुरल रबर में बच्चे जो मोनोमर लेते हैं ना, इसका जो मोनोमर है, ध्यान सुनिएगा ना, इसका जो मोनोमर उसका नाम है आइसोप्रीन। आपको पता ना आइसोप्रीन कैसे बनाया था? किसको याद है कैसे बनाया था? मैंने तो इथीन में एक एच की जगह मिथाइल डाल दे। यस, मैंने मतलब 2 सेकंड का अंदर मिथाइल लगा दिया था। कैसे बनाते ध्यान सुनिएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो बनाने का सिंपल तरीका सुन लो। पहले हम एक रफ बनाते हैं। सबसे पहले हम एक आइसोप्रीन लेंगे, मतलब ये नेचुरल रबर का जो प्रोसेस है, कितनी बार लेंगे? n टाइम्स लेंगे। ये क्या है बच्चों? मोनोमर। फिर पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होगा, ये सब आपस में जुड़ेंगे, जुड़ के एक बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनाएंगे n टाइम्स। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, ये आइसोप्रीन है, बहुत सारे आपस में जब जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएंगे? पॉली आइसोप्रीन हो गया। समझ गए? और यही कितने टाइम जुड़ जाएगा? n टाइम जुड़ जाएगा। अब तो समझ में क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें आइसोप्रीन का यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, स्ट्रक्चर, और उसको n टाइम जोड़ देना, बस यही करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बस तो पॉलीमर बड़ा आसान होता है। अगर आपको केवल मोनोमर याद हो तो n टाइम जोड़ना तो मैं आपको सिखा ही रहा हूँ। मैं 2-3 एग्जाम्पल और सिखाऊंगा। तो बच्चों कोई भी एग्जाम्पल हो, अगर आपको मोनोमर याद हो तो केवल उसको जोड़ देना, बॉन्ड को तोड़ना है और उसके आगे ब्रैकेट लगा के केवल n लगा देना। कैसे? जरा इस क्वेश्चन को देखो। मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख रहा, देखना, CH2 डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं? CH3, यहाँ पे CH या CH2। इसको कितनी बार करना है? n टाइम्स। मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जरा ध्यान सुनिएगा। मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो बच्चों मान लो कि ये डबल बॉन्ड है, ध्यान सुनिएगा ना, एक सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है, ऐसे है। अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो क्या होगा, जरा मुझे बताओ। इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो सर इसके 2 बॉन्ड फ्री होंगे, एक बॉन्ड ये फ्री होगा, एक बॉन्ड ये फ्री होगा। बोलो हाँ ना? सही बात है? ठीक। हाँ सर। अगर मैं इसके बॉन्ड को तोड़ूंगा तो एक बॉन्ड ये फ्री होगा, एक बॉन्ड ये फ्री होगा। बोलो हाँ ना? हाँ। हाँ तो बच्चों ये बॉन्ड और ये बॉन्ड मिलके क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। और बच्चों यहाँ पे आपको क्या चिपका देना है? N। और नीचे यहाँ पे मिथाइल है ही, जो आपको मिला फ्री गिफ्ट में। हो गया आंसर। मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि जब कभी ब्यूटा 1,3 डाइन आए या ब्यूटा 1,3 डाइन पे क्लोरोप्रीन आइसोप्रीन आए,
तो बच्चों दोनों डबल बॉन्ड तोड़ दीजिए, क्योंकि डबल बॉन्ड तोड़ के तो बाकी मॉलिक्यूल्स को जोड़ना है ना, लेकिन बीच में एक डबल बॉन्ड जरूर बनाए, ये बताना चाहता हूं बस। समझ गए? बना दो डायरेक्ट ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना कहां से आया। चलो बोलो, ये CH2 हो जाएगा, ये कहानी एन टाइम्स इधर चलेगा, एन टाइम्स इधर क्या हो जाएगा C, और यहाँ तो CH3 है ही। चलो आगे बोलो, यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या आ जाएगा CH, यहाँ पे CH2, और ये ऐसे चल जाएगा, और ये कितने टाइम चलेगा, n टाइम्स। देख लो ना कैसे लिखोगे, बहुत ज्यादा काम तो नहीं है ना। इसका नाम क्या है, पॉली आइसोप्रीन। और बच्चों पॉली आइसोप्रीन को ना इसी को तो कहते हैं नेचुरल रबड़, इसी को तो कहते हैं नेचुरल रबड़, यही आपका नेचुरल रबड़, ठीक है। और इसका इसका आईपीसी नाम क्या होगा, 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3-डाई। और इसको पॉलीमर रिलेशन में क्या पढ़ते हैं, आइसोप्रीन। नोट कर लो। नोट कर लिया, लो स्क्रीनशॉट ले लिया ना। अब चलो इसका क्लासिफिकेशन बताओ, सबसे पहले बताओ, बोलो क्या लिखूं, ये इसका पहले सोर्स बताओ। नेचुरल। नेचुरल। बहुत बढ़िया, इसका सोर्स नेचुरल है। चलिए आगे बोलिए, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बताइए। वीक। वीक। अरे वीक ना बोलो, मतलब उसके पॉलीमर के आधार पे बोलो, जो क्लासिफिकेशन पढ़ाया है, इलास्टोमर्स। इलास्टोमर। हाँ इलास्टोमर्स, ऐसा आंसर थोड़े देना है। चलिए नेक्स्ट बोलिए, इसमें एडिशन है कि कंडेंसेशन है? एडिशन। 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 अब तो आप समझ गए ना एडिशन और कंडेंसेशन क्या होता है। चलिए बताइए, होमो पॉलीमर है, क्यों पॉलीमर है? होमो। 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 होमो पॉलीमर। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ इसमें से होमो पॉलीमर कौन सा है, बाहर निकालिए, तो क्या आप देख लेंगे होमो पॉलीमर पॉलीमर कौन सा है? एक बात और सुन लीजिए, आपको सभी का मोनोमर जब तक याद नहीं होगा ना, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यदि मोनोमर याद है तभी रिएक्शन भी लिख पाओगे, ये भी सुन लो। इसलिए मोनोमर याद होना चाहिए, अगर रिएक्शन लिखना तो मैंने आपको सिखा दिया ना। मुझे बताओ पॉलीमर के रिएक्शन आसान है कि नहीं, सिंपल है कि नहीं? बहुत सिंपल होते हैं ना पॉलीमर के रिएक्शन। स्क्रीनशॉट ले लो। सर हाँ ये सेमी सिंथेटिक नहीं होगा पॉलीमर सोर्स के नहीं, आधार पर? मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए। अभी ये जो रबड़ है ना, अभी तो हमने इसको लेटेक्स नाम के लिक्विड से बनाया है, अभी ये बेकार है, अभी ये अच्छा नहीं है। अब हम इसको अच्छा बनाने वाले, नीचे इस बात को लिखने वाला हूं, नहीं समझी? हेलो। हाँ हाँ तो मैं इस बात को यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये रबड़ हमारे लिए यूजफुल नहीं है, ये बड़ा स्टिकी होता है। स्टिकी समझता हूँ, ये बड़ा चिपचिपा होता है, ये बहुत लो कम टेम्परेचर पे भी टूट जाता है। ये सब बातें लिख देता हूँ ताकि आपको भी ये फील हो जाए कि नहीं ना सर, ये तो बहुत बेकार है, इसको अच्छा बनाया जाए सर, ये काम लायक नहीं है। तो इसके काम लायक बनाने के लिए तो हम सेमी सिंथेटिक करेंगे, तभी तो वल्कनाइजेशन पढ़ेंगे हम लोग। तो पहले इस बात को तो लिख दिया जाए ताकि आपको फील भी तो होना चाहिए कि ये बेकार क्यों है, ये है ना। इसको लिखता हूँ। तो बच्चों इस रबड़ के बारे में कुछ खास बात लिख रहा हूँ, ध्यान सुनना। सबसे खास बात क्या सुनो, सबसे खास बात यह है कि बच्चों नेचुरल रबड़ जो होता है वो आपके लिए यूजफुल नहीं है। नेचुरल रबड़ जो होता है इज नॉट यूजफुल। नेचुरल रबड़ इज नॉट यूजफुल, ठीक है। नेचुरल रबड़ यूजफुल नहीं होता, नेचुरल रबड़ इज नॉट यूजफुल।
आपको बच्चों में एक बात बताना चाहता हूँ, आप है ना, इट इज वेरी स्टिकी। स्टिकी का मतलब होता है चिपचिपा ना, तो ये बड़ा चिपचिपा होता है। सबसे खास बात क्या है ना कि बच्चों ये लो टेम्परेचर पे भी टूट जाता है। ये आप जो देख रहे हैं ना, हल्का टेम्परेचर देंगे तभी टूट जाएगा। हाँ, इट इज ब्रोकन एट वेरी लो टेम्परेचर। इट इज ब्रोकन एट वेरी लो टेम्परेचर। बच्चों तो ये कम टेम्परेचर पे भी टूट जाता है, कम टेम्परेचर पे भी टूट जाता है, ये बहुत ज्यादा ऐसा होता है। और सबसे पहले बताऊं भैया कि अगर आपने इसको ज्यादा टेम्परेचर दे दिया तो ये मेल्ट भी हो जाएगा। आप सोचो इसका काम क्या था, रबड़ का काम क्या होता है, ज्यादा टेम्परेचर मिल गया वहां पे मेल्ट हो गया, उसका काम ही बंद हो जाएगा। तो सोचो कितना बेकार है, ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है। मतलब हाई टेम्परेचर पे ना ये मेल्ट हो जाता है। अगर आपने टेम्परेचर हाई किया ना, हाई टेम्परेचर, तो बच्चों हाई टेम्परेचर पे ना इट इज मेल्टेड, ये मेल्ट हो जाता है। तो मैंने ये खास बात बता दी कि साहब ये नेचुरल रबर के बारे में खास बात। तो हम क्या करेंगे ना, हम इसको अपने लिए यूजफुल बनाएंगे। हम इसको यूजफुल बनाएंगे, और यूजफुल बनाने की जो टेक्निक यूज करेंगे, जो केमिकल मेथड यूज करेंगे ताकि ये अच्छा हो सके, उसी को वल्केनाइजेशन रबड़ कहते हैं या वल्केनाइजेशन मेथड कहते हैं। उसी टेक्निक से हम इसको यूजफुल बनाएंगे। ठीक है, तो जब हम वल्केनाइजेशन का प्रोसेस लगा देंगे बच्चों ना, मेरी बात को समझिए, जब हम वल्केनाइजेशन का प्रोसेस लगा देंगे तो बच्चों वो प्रोसेस लगाने के बाद ही हम इसको कह सकते हैं कि ये सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक मतलब कि पहले बच्चों ये नेचुरल था, तो नेचर ने आधा दिया, आधा हमने बना लिया, तब इसको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक। अभी नहीं बोलेंगे, अब बोलने वाले। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हटा दे, इसको हटाते हैं। तो बच्चों अब क्या करेंगे, मेरी बात सुनो, क्या करेंगे, हम इसको यूजफुल बनाएंगे, मेक यूजफुल। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको यूजफुल बनाएंगे। तो यूजफुल कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, एक केमिकल प्रोसेस यूज करेंगे। वी डू ए केमिकल प्रोसेस। इसी को क्या कहते हैं, वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़। अच्छा, वल्केनाइजेशन में क्या होता है, सल्फर ऐड करते हैं, बाय एडिंग सल्फर। मैंने आपको बताया ना कि इसके अलावा भी बहुत कुछ यूज करते हैं। ये हम अभी के समय से 20 साल पहले की बातें कर रहा हूं, है ना। जब मैं पढ़ रहा था तभी भी सल्फर यूज हो रहा था, जब मुझे सर ने पढ़ाया, और आज मैं सर बन के आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप में भी सल्फर यूज होगा। और बच्चों को बताना चाहता हूँ, यदि आप में से कोई टीचर बना तो वो भी सल्फर यूज करेगा, वो भी ऐसे ही बताएगा। जबकि मैं बता दूं कि आजकल कार्बन के लिए बहुत सारे यूज होते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जब आप इंजीनियर बनेंगे तो आपको ये बताई जाएगी। खैर, तो जरा इतनी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आपको बताऊं कि कैसे वल्केनाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या करते हैं ना, क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि ये हमारा पॉलीआइसोप्रीन है, ठीक है, ऐसे है ना, तो क्या करते हैं, इनके बीच में सल्फर डाल देते हैं। तो सल्फर क्या करता है ना, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बना लेता है। क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर कैसे, पहले मैं बताता हूँ उसके बारे में, क्या ध्यान सुनो बच्चों। मैं थोड़ा सा इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनाता हूँ, मैं इससे ऐसे स्ट्रक्चर थोड़ा बनाना मतलब कठिन नहीं, टाइम वेस्टिंग है। जरा देखो ऐसे बनाता हूँ, देखना यहाँ डबल बॉन्ड है, कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत है बताना। बच्चों यहाँ पे मिथाइल है ना, देख लो, ये इसी की बीएलएम बना रहा हूँ, देखना ध्यान से। इसी स्ट्रक्चर का बीएलएम बना रहा हूँ। उसके बाद क्या है, सी एच है, फिर CH2 है कि नहीं। ऐसे एन टाइम्स है ना, ऐसे एन टाइम्स, ऐसे करके ऐसे ऐसे, फिर एन टाइम्स है। कुछ आना बोलो यार। हाँ सर। तो होता क्या है ना, देखो एक और नीचे पहले बना लेता हूँ, एक और।
ऐसे बना लेता हूँ पहले यार, ऐसे n टाइम्स मान लो है, ठीक है। और एक दो फिर इसमें सल्फर फिर छोड़ के यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे छोड़ के डबल बॉन्ड, फिर जहाँ पे डबल बॉन्ड है यहाँ पे एक मिथाइल ऐसे करके है, फिर एक यहाँ बना लेता हूँ तो एक ऐसे मिथाइल है, यहाँ छोड़ के कैसे बना लेता हूँ, फिर यहाँ छोड़ लेता हूँ तो एक मिथाइल ऐसे ऐसे करके है ना वल्केनाइजेशन आप। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पॉलीआइसोप्रीन ऐसे एक लीनियर स्ट्रक्चर है, पॉलीआइसोप्रीन लीनियर स्ट्रक्चर है, बस बच्चों इसके बीच में मैं सल्फर डाल दूंगा, सल्फर, तो सल्फर डालूंगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर ये क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बना देगा। सल्फर डालूंगा तो इसके बीच में, हमें बिल्कुल ऐसी स्ट्रक्चर नहीं देखनी है, मैं आपको केवल समझा रहा हूँ। अब हमारी बात को फील करिए, हम केवल आपको समझा रहे हैं, है ना। तो बच्चों इसके बीच में क्या करते हैं, सल्फर डाल देते हैं। जैसे इसको बीच में सल्फर डाल देते हैं बच्चों लोग, तो ये क्या करता है, ये मिक्स होकर ना क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बना लेता है, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बना लेता है। पहले अपने स्क्रीनशॉट ले तो बताता हूं जरा इसके बारे में, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बना लेता है। अब हमारी बात ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। देखो होता क्या ना कि जो पॉलीमर लीनियर होता है, सीधा होता है, वो बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, वीक होता है, जल्दी टूट जाता है। मैंने क्या बोला, जैसे मान लो कि ये पॉलीमर सीधा है तो फ्लेक्सिबल होगा तो लीनियर होगा तो आसानी से टूट जाएगा। लेकिन बच्चों जो जितना ज्यादा क्रॉस लिंकिंग स्ट्रक्चर बनाता है ना, उसकी स्ट्रेंथ बनती है, ज्यादा मजबूत होता है, उस पॉलीमर की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये जितना ज्यादा क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बनाएगा, पहले ये लीनियर था तो लीनियर था, फ्लेक्सिबल था इसलिए हमारे लिए यूजफुल नहीं था, टूट जाता था। तो हमने क्या किया, इसमें बीच बीच में सल्फर डाल के इसको क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बनाया। क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर समझते हैं ना, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, बताया गया कि स्ट्रक्चर कितने टाइप्स का है। तो क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर देखो, दो स्ट्रक्चर के बीच में एक सल्फर डाल दिया, उसने इसको जोड़ दिया, इसको बोलते हैं क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर। और बच्चों जितना ज्यादा क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर कोई बनता है ना, वो पॉलीमर उतना ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और इसलिए ये जो नेचुरल रबर था, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं था, हमने इसको अपने लिए यूजफुल बना लिया। कैसे बनाया, हमने बीच में बाई सल्फर यूज करके। अच्छा, अगर आपको बेकेलाइट के बारे में बता दूं तो बच्चों आपने सुना होगा बेकेलाइट में 3D क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर होता है। और बच्चों बेकेलाइट में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जांपल, इसलिए बेकेलाइट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब बेकेलाइट अगर पहले तो बहुत हार्ड होता है, जल्दी से जलता नहीं है, टूट जाएगा, सॉरी जल जाएगा लेकिन मेल्ट नहीं होगा। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि बेकेलाइट जो मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, उसमें 3D क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर है। 3D मतलब एक लेयर तो नहीं, इसके ऊपर भी होता है, इसके ऊपर भी होता है, 3D स्ट्रक्चर होती है, और वो भी क्रॉस, इसलिए वो सबसे ज्यादा मजबूत होता है। और मैंने बताया था ना, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेकेलाइट, सिलेक्टिव स्विच। तो बच्चों हमने क्या सीखा पॉलीमर में हमने ये सीखा कि अगर कोई पॉलीमर लीनियर है तो फ्लेक्सिबल होता है, वो वीक होता है, टूट जाता है। अगर वो जितना ज्यादा क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बनाएगा, उतनी ज्यादा उसकी हार्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मजबूत होगा। और इसीलिए हमारा जो नेचुरल रबर है, बीच में सल्फर डालने पे वो क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बना लेता है, और क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बनाने के बाद वो हमारे लिए यूजफुल हो जाता है। ठीक है, जरा मुझे बताओ इसका, अब इसकी क्लासिफिकेशन बताओ। मैं किसका क्लासिफिकेशन पूछ रहा हूँ, जरा इसको हटा रहा हूँ, मैं किसका क्लासिफिकेशन पूछ रहा हूँ ये भी सुन लो। मैं बच्चों क्लासिफिकेशन पूछ रहा हूँ, वल्केनाइजेशन रबर का पूछ रहा हूँ। मैं किसका पूछ रहा हूँ, मैं जिसका पूछ रहा हूँ उसका नाम है, मैं बता दूं पहले हम किसके पूछ रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्लासिफिकेशन वल्केनाइज्ड रबर का। चलो बताओ लिखी करके। देखो बनाने का प्रोसेस तो वही है। चलो सबसे पहले बताओ, क्या ये सेमी सिंथेटिक हो चुका? हाँ हाँ। सेमी सिंथेटिक। इलास्टोमर से? हाँ क्योंकि जितने भी रबड़ है याद है मैंने बताया था क्या होता है। ठीक, आगे एडिशन है कि कंडेंसेशन है? एडिशन। एडिशन। होमोपॉलीमर की कोपॉलीमर? कोपॉलीमर। कोपॉलीमर कैसे हो जाएगा? होमोपॉलीमर। ये सल्फर मोनोमर है क्या? सल्फर तो मोनोमर नहीं है, मोनोमर तो ये है, देखो ये मोनोमर है, ये मोनोमर है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको नेचुरल रबड़ सिंथेटिक रबड़ में समझ में आ गया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके बाद आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी। पढ़ लेना एनसीईआरटी बुक, पढ़ लोगे ना। शुरू करें आगे। तो बच्चों आपको पता ना कि नेचुरल रबड़ बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होता। अगर आप उसको अच्छा भी बना लिए फिर भी पूरे विश्व में 50% ही सप्लायर हो पाता, 50% की कमी रहती है, इसलिए हमें सिंथेटिक रबड़ भी बनाना पड़ता है। तो बच्चों चलो सिंथेटिक रबड़ बनाते हैं, इसको हटा देते हैं। हेडिंग है अपना अगला सिंथेटिक रबड़। 1 मिनट में ये कट हो जाएगा, दोबारा ऐड हो जाना। सिंथेटिक रबड़, सिंथेटिक रबड़ का सबसे पहला एग्जांपल नियोप्रीन रबड़। नियोप्रीन, नियोप्रीन या क्लोरोप्रीन। नियोप्रीन या क्लोरोप्रीन, नियोप्रीन या क्लोरोप्रीन। नियोप्रीन या क्लोरोप्रीन है ना पहला क्वेश्चन, मतलब पहला हमारा सिंथेटिक रबड़। सिंथेटिक समझते हैं ना, हम जो बना रहे हैं ना। तो बच्चों बड़ा सिंपल है, देखो जरा कैसे होता है। तो पहले इसको मोनोमर की बात करते हैं। बच्चों मोनोमर आप अच्छे से जानते होंगे, अगर आपको याद हो। याद है मैंने बोला था क्लोरोप्रीन। हाँ सर। क्या होता है क्लोरोप्रीन? ब्यूटा 1,3 डाइन के सेकंड पोजीशन पर क्लोरीन। बस यही तो होता है। तो मुझे एक बात बता दो, मैं तो आप लोग से पूछना चाहता हूँ, अगर आपको मोनोमर पता है तो क्या पॉलीमर नहीं बना लोगे? बना लेंगे। चलो एक और बनाता हूँ, इसके बाद तो मैं आपसे पूछूंगा, इसके बाद हम नहीं बनाएंगे। चलो देखते हैं हम क्या करेंगे। सबसे पहले क्लोरोप्रीन लेंगे एन मोल्स। अब देख रहे हो बच्चों ना कितना सिंपल है ये देखो हम इसको कितनी टाइम्स लेंगे, एन टाइम्स लेंगे। इसके बाद पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होगा। मुझे बताओ, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इधर फ्री होगा, इधर फ्री होगा, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये सब सिखा चुका हूं मैं। हाँ सर। डायरेक्ट बना देता हूँ। चलो देखो, ये कार्बन इधर, ये बॉन्ड फ्री, बीच में डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। यहाँ पे क्लोरीन थाई, और ये प्रोसेस कितने टाइम्स है, एन टाइम्स। ये को बोलते हैं नियोप्रीन। हो गया सिंपल। चलो अब इसका क्लासिफिकेशन बता के करके बोलो। सबसे पहले सोर्स बताओ, इसका सोर्स क्या? सिंथेटिक। सिंथेटिक। इसका सोर्स सिंथेटिक। बहुत बढ़िया, गुड। इसका सोर्स सिंथेटिक है, सिंथेटिक। मैं आपको बताऊं कि जब मैं इसको बहुत पहले पॉलीमर पढ़ा था मतलब में, बच्चों बोर्ड में क्या ना एक क्वेश्चन आता था, कौन सा सिंथेटिक है, कौन में कौन सा मॉलिक्यूलर फाइबर कौन सा है। तो मुझे आप विश्वास करो, मुझे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि हर चीज मुझे रखनी पड़ती है। क्योंकि सर बच्चों इस प्रकार का जो अलग अलग कर पाना थोड़ा सा टफ काम होता है। पता नहीं कौन सी तीर्थ, जरा इसको म्यूट कर लो, तीर्थ म्यूट कर लो। चलो सिंथेटिक हो गया, बोलो एडिशन है कि पॉलीमराइजेशन है, कौन सा है? एडिशन। एडिशन। नेक्स्ट बोलो, कौन सा फोर्स है इनके अंदर इंटरमोलिकुलर? इलास्टोमर। इलेस्टोमर। हमारा। बहुत बढ़िया। होमोपॉलीमर के कोपॉलीमर? होमो होमो। पॉलीमर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, जितने भी रबड़ है ना, जितने भी रबड़ है, ये बात ध्यान रखिएगा, बिना सोचे ना इलास्टोमर्स पे टिक लगाना, ठीक है, और नाइलॉन फाइबर पे। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं ना। तो बच्चों सिंथेटिक रबड़ हमने एक पढ़ा, सिंथेटिक रबड़ हमें और भी आपको बताना है। सिंथेटिक रबड़ हम लोग और बताना है, देखते हैं।
अच्छा मुझे लग रहा है कि अगर मैं आपको केवल मोनोमर बता दूं तो आप पॉलीमर तो बना ही लोगे ना जोड़ के, तो समझ अब तक फीलिंग आ गई ना कितना सिंपल है। कुछ आना बोलो। हाँ सर। हाँ फिलहाल मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूं उसके बाद। बच्चों सेकंड, जो सेकंड है उसका नाम है ब्यूना, ब्यूना एस। मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान सुनिएगा, अभी सुन लीजिए। जब भी कभी आपके सामने मैं ब्यूना बोलूं तो समझ लेना कि सर ब्यूटा 1,3 डाइन की बात कर रहा है, ये बात याद रखिएगा। अब मैंने आपको बताया था ना, जब भी कभी मैं एस बोलूं तो क्या याद करना है, स्टाइरिन। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों यहाँ पे जो मोनोमर यूज करेंगे ना, यहाँ पे जो मोनोमर यूज करेंगे वो पहला मोनोमर है ब्यूटा 1,3 डाइन और दूसरा मोनोमर स्टाइरिन। इसके एन लेना है और इसके एन, इन दोनों को जोड़ देना है और जोड़ने के बाद जो रबड़ बनेगा उसी रबड़ का नाम ब्यूना एस है। समझ नहीं पाया? समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए। हाँ हाँ तो मैं बताता हूँ, जरा सुनो कैसे जोड़ते हैं, जरा ध्यान सुनो। तो हम इसको जोड़ के दिखाते हैं आपको। मैं क्या करता हूँ, इसको जोड़ के दिखा रहा हूँ, देखो। हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्यूना, ब्यूना ले लेते हैं, ब्यूना। हम सबसे पहले ब्यूना ले लेते हैं। ये रहा बच्चों ब्यूना, ये है ब्यूना, ठीक है। ब्यूना हमने एन ले लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टाइरिन लेते हैं। स्टाइरिन पता है क्या होता है स्टाइरिन? बोलो। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन को क्या लगा होता है, बेंजीन लगा होता है, ये स्टाइरिन होता है, ठीक है। हाँ सर। हम इसके भी एन ले लेते हैं। अब इन दोनों को जोड़ते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, हमेशा डबल बॉन्ड तोड़ के ही जुड़ेगा और बाकी जो जैसा है उसको वैसे लिखना। जैसे बेंजीन ऐसे लटका है तो उसको छोड़ दो, दिमाग ना लगाओ उसमें। बच्चों आपको केवल और केवल एक ही काम करना है, बहुत ही सिंपल काम। क्या देखो, आपको ये डबल बॉन्ड तोड़ना है, इधर बॉन्ड फ्री करना है। आपको ये डबल बॉन्ड तोड़ना है, इधर बॉन्ड फ्री करना है। और ये डबल बॉन्ड, ये वो डबल बॉन्ड तोड़ के यहाँ डबल बॉन्ड बनाना है। पहला काम तो ये हो गया। चलो ठीक है सर, तो समझ में आ गया। इसके बाद जब ये बॉन्ड फ्री होगा तो बच्चों ये बॉन्ड जब तोड़ोगे तो इसका भी तो बॉन्ड फ्री होगा, तो ये दोनों बॉन्ड जोड़ के सिंगल बॉन्ड बना लेगा। इसका मतलब हम कैसे सेट करेंगे, देखो, ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, फिर ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, और ये बच्चों एन टाइम्स चलता जाएगा। कैसे चलेगा, ध्यान सुनो, मैं बताता हूँ। देखो पहले, सबसे पहले इधर देखो, इधर तो क्या ये इधर ऐसे फ्री हो जाएगा, इधर ऐसे, ये बॉन्ड तोड़ रहा हूं मैं, कुछ बोलो हाँ ना। हाँ सर। ठीक है, अब बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। उसके बाद बोलो, अरे ये यही तो लिख रहा हूं मैं, देखो ना, सी, ऐसे आ जाएगा। देख लो, कोई दिक्कत? देख लो, पहला सबसे पहले क्या, ब्यूटा 1,3 डाइन को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, लिख हाँ सकते हैं। ठीक है। अब जो स्टाइरिन है बच्चों, उसको जरा समझो। स्टाइरिन देखो, ये नीचे का जो बेंजीन है इसको भूल जाओ, आप इसको तोड़ो। जब इसको तोड़ोगे तो यहाँ भी बॉन्ड फ्री हो जाएगा, ये बॉन्ड फ्री हो जाएगा। अब ये बॉन्ड और ये बॉन्ड मिलकर तो सिंगल बॉन्ड बना लेंगे और बाकी यही चेन ऐसे एन टाइम चलता रहेगा। तो बस हम कुछ नहीं कर रहे, देखो हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी जगह पे सी, सिंगल बॉन्ड सी ऐसे जोड़ देते हैं, बात ही खत्म। और ये प्रोसेस ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। कितनी टाइम्स आगे बढ़ता जाएगा, ये एन टाइम्स आगे बढ़ता जाएगा। देखो इसी का नाम क्या है, ब्यूना एस। हो गया आंसर। बहुत कठिन है क्या? नहीं सर। अच्छा एक बात और, मान लो कि अगर आपको एग्जाम में ऐसे दिखाई दे ऐसे, और यहाँ बेंजीन हो, तब भी आपको डरना नहीं है। जहां बेंजीन उसको ऐसे रहने दो, आप बस केवल इसको तोड़ना, इसको तोड़ना मतलब इसको तोड़ देना ऐसे, और ये बॉन्ड तोड़ देना, जिससे जोड़ना हो ना इससे जोड़ना, जोड़ देना। ये बात ध्यान रखना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पर साइनाइड होता तो क्या बिल्कुल कोई परिवर्तन होता, क्या बिल्कुल सेम ऐसे चलता? बस केवल हाँ बेंजीन की जगह साइनाइड आ जाता, और क्या, बाकी सब प्रोसेस है, कोई दिक्कत तो नहीं। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फास्ट। चलो जरा बताओ, क्लासिफिकेशन बताओ, सबसे पहले बताओ, सोर्स बताओ इसका। सिंथेटिक। सिंथेटिक।
बहुत बढ़िया। बताओ इसमें कौन सा फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बताओ। इलास्टोमर। इलास्टोमर। चलो अब बताओ एडिशन कंडेंसेशन है। एडिशन। एडिशन। बहुत बढ़िया। चलो आगे बताओ। पॉलीमर की सॉरी कोपॉलीमर। कोपॉलीमर। बच्चों ये कोपॉलीमर, तो आप देख रहे हैं ना कोपॉलीमर का आपको दूसरा एग्जांपल मिल गया। कौन कौन सा? एक तो नायलॉन 6 मिला और एक ब्यूना एस मिला। कोपॉलीमर, कोपॉलीमर मतलब जिसमें एक से ज्यादा मोनोमर का यूज किया जाए वो कोपॉलीमर होता है। बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्यूना एस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन आपके लिए, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, एक क्वेश्चन आपके लिए जरा देखिए। मैं बच्चों इसके बाद तीसरा जिसको बोलते हैं ब्यूना एन। ब्यूना एन, ब्यूना तो वही होगा, मैं एन का बस मतलब बता देता हूं। बच्चों आपको याद हो मैंने बताया था एक्रिलोनाइट्राइल, याद है? एक्राइलोनाइट्राइल याद है? हाँ। कैसे बताया था, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा? क्या बताया था कि बच्चों कार्बन, हाँ। कार्बन तो होगा ही लेकिन एक जगह पे क्या लगाएगा? साइनाइड। साइनाइड। तो बच्चों क्या यहाँ पे साइनाइड कर ले, यहाँ पे साइनाइड, और क्या यहाँ पे साइनाइड कर ले? हाँ सर। देखो हो गया आंसर, ब्यूनाएन। देखो ना कितना सिंपल पॉलीमर होता है, बस देखने में इतने बड़े बड़े रिएक्शन है, लेकिन आप विश्वास मानिए यदि आपको टेक्निक समझ में आ गई। टेक्निक क्या है कि सर ब्यूटा 1,3 डाइन में डबल बॉन्ड बीच में चला आता है, पहली टेक्निक जो आपको स्टूडेंट बार बार गलती करता है, जो बोर्ड में लिखता है नंबर भी नहीं आते। तो ये बात चलो मान लो ठीक है आपके बोर्ड में नहीं है, लेकिन भविष्य में किसी के तो बोर्ड में आएगा, किसी की तो आप सहायता कर देंगे। खैर इसको हटा देते हैं। हाँ इसका क्लासिफिकेशन बता दो, सेम होगा क्या? सेम होगा। हाँ। हटा दे इसको बच्चों, इसको हटाते हैं। अच्छा बच्चों आपको 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 पता है एस्टर कैसे बनता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? एसिड और एसिड और अल्कोहल को आपस में मिलाते हैं तो एस्टर बनता है। एसिड और अल्कोहल को आपस में मिलाते हैं तो एस्टर बनता है। तो सुनो एक काम करो, बड़ा सिंपल काम। आप क्या करो, पहले कोई एसिड लो, फिर अल्कोहल लो, आपस में मिलाओ, बोलो क्या बनेगा? एस्टर। एस्टर बन गया। अब उसका पॉलीमराइजेशन करा दो, तो जब उसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो बन जाएगा पॉलीएस्टर। नाम सुना पॉलीएस्टर का नाम? हाँ सर। तो समझ गया ना पॉलीएस्टर क्या होता है? बच्चों एक चीज मैं लिख रहा हूं, उसका बात सुनिए। उसका एक है डेक्रॉन। डेक्रॉन, अगर मैं डेक्रॉन के बारे में लिख दूं कि यह एक पॉलीएस्टर है तो आपको आपको आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए। यह एक पॉलीएस्टर है। अगर आपसे कोई पूछे पॉलीएस्टर क्या होता है तो आप क्या बताएंगे कि भैया एक काम करो कि एक एसिड लो, एक अल्कोहल लो, एस्टर बनाओ और उस एस्टर का पॉलीमराइजेशन कराओ तो हो गया पॉलीएस्टर। ठीक है। तो बच्चों पहले मैं डेक्रॉन के बारे में बता दूं। बच्चों डेक्रॉन एक पॉलीमर है, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको, जरा ध्यान सुनिएगा, डेक्रॉन के बारे में बहुत छोटी सी चीज है। इसको क्या करते हैं, कॉटन के साथ मिक्स करके ना, कॉटन के साथ मिक्स करके कपड़ा बनाते हैं। कपड़ा, मैं बताना चाहता हूँ कि इसके जो कपड़े होते हैं देखने में बड़ा खूबसूरत लगते हैं लेकिन पहनने में बड़ा कठिनाई होते हैं, बहुत कष्टदायक होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको याद हो टेरिकॉट, टेरिकॉट के जो कपड़े होते हैं ना वो देखने में तो बड़ा अच्छे लगते हैं लेकिन बच्चों पहनने में बड़ा तकलीफ होती है। और अगर आप उसको गर्मियों में पहन लेंगे ना, गर्मियों में, तो आप भले दूसरों को ना फील कराएं लेकिन आप अंदर से पागल हो रहे होंगे। आपको ये फील हो रहा होगा कि इसी से टेरिकॉट के कपड़े बनाए जाते हैं। क्या आप टेरिकॉट जानते हैं? हाँ सर। मैं आपको बता दूं, जब कभी हम मेला वाला घूमने जाएंगे ना, मेला वाला, तो मेले में टेरिकॉट के कपड़े बिकते हैं, है ना। बहुत कष्टदायी होते हैं बच्चों, पहनिएगा मत। मैं आपको बताऊं कि बचपन में लगभग टेरिकॉट के कपड़े लगभग आपको मिला भी होगा। भाई सबने पहना होगा भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बनाते हैं भाई, क्या करते हैं ना, इसको ना, इसको कॉटन के साथ मिक्स करते हैं।
नॉलेज भी जरूरी है ना। जैसे मिक्स करते हैं तो मिक्स करके कपड़ा बनाते हैं, कपड़ा समझते हैं ना, क्लॉथ, और वो आपका फेवरेट कपड़ा। जितने भी चमकीले कपड़े देखते हैं ना, लाल पीला हरा नीला गुलाबी, जो लोग पहनते हैं, जो वो सब टेरिकॉट के ही बनते हैं, जो देखने में बड़ा, जो जो बैंड बाजा, जो जो है ना डीजे ओजे में जो जब आते हैं सब, वो जितने चमकीले कपड़े पहनते हैं बच्चों, वो बहुत अंदर से दुखी रहते हैं, लेकिन आपके सामने बहुत ज्यादा वो नृत्य करते हैं बच्चों। उन सभी के कपड़े टेरिकॉट के ही रहते हैं, बहुत कष्टदायी है। मैं आपको, आप समझ सकते हैं मैं क्या बताना चाहता हूँ। खैर, बनाने की टेक्निक देखते हैं। इसको हटा दो, स्क्रीनशॉट ले लो। शुरू करते हैं। तो बच्चों, डेक्रॉन एक पॉलिएस्टर, याद, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ पॉलिएस्टर का एग्जांपल कौन सा है, तो आपके सामने पॉलिएस्टर का जो सबसे पहला एग्जांपल है डेक्रॉन है। डेक्रॉन पॉलिएस्टर। आपके सामने पॉलीएमाइड का भी एग्जांपल मिल चुका है। पॉलीएमाइड याद करो, नाइलॉन 6 पॉलीएमाइड है ना, देखो उसमें बीच में एसिडामाइड ग्रुप है कि नहीं है, वो कितनी टाइम्स है, एस टाइम्स है, तो पॉलीएमाइड हो गया। खैर, तो बच्चों देखो इसमें क्या क्या लेते हैं। इसमें जो मोनोमर लेते हैं, जरा उस मोनोमर के बारे में सुनिए। इसमें जो पहला मोनोमर लेते हैं वो लेता है ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल तो आपका फेवरेट है, CH2H, CH2H है ना, ग्लाइकॉल लेते हैं। और बच्चों इसमें जो दूसरा मोनोमर लेते हैं ना, वो टेरेथैलिक एसिड लेते हैं। इसमें जो दूसरा मोनोमर लेते हैं वो टेरेथैलिक एसिड लेते हैं। तो जरा एक बात फिर सुन लीजिए, अगर कभी आपको जीवन में OH दिखाई दे और कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाई दे, तो समझ लीजिएगा कि कहीं से एक H निकलेगा और कहीं से एक OH निकलेगा, मतलब यहाँ से H2O निकलने वाला है, और ये कंडेंसेशन पॉलीमर जरूर बनेगा, H2O ही निकालना है। अगर आपको कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाई दे और कहीं NH2 दिखाई दे, तभी समझ जाइए कि यहाँ से OH और यहाँ से H निकलने वाला, और ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर होने वाला है। कुल मिलाकर आपको ये तो फील हो गया होगा ना। अब तो आप मेरे ख्याल से, अगर मैंने आपको मोनोमर बता दिया है, तो दोनों को n टाइम्स जोड़ के n टाइम्स H2O निकाल के अब तो पॉलीमर भी बना सकते हो, उसी का नाम डेक्रॉन भी लिख सकते हो। कुछ आना बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो देखो बच्चों, अगर आपको मोनोमर याद हो तो पॉलीमर लिखना कितना आसान है, इसको भी मैं सिखा देता हूँ। तो मुझे बता दो, क्या अगर मैं आपको पॉलीमर की एक नोट्स दे दूं, नोट्स मतलब जो मैं लिख रहा हूँ उसको आगे की प्लानिंग जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो क्या आप पॉलीमर तैयार कर लोगे? पॉलीमर जो बाकी बचेगा, जैसे मोनोमर है, पॉलीमर है, इसी अकॉर्डिंग। हाँ सर। हाँ, इसमें मैं कुछ बताऊंगा, जैसे बैकेलाइट में बच्चों खुद बताऊंगा बैकेलाइट क्या होता है। क्या देखते हैं, देखो कैसे बनाते हैं, जरा देखो क्या करते हैं कि इसमें सबसे पहले ग्लाइकोल लेते हैं। देखो ग्लाइकोल लिखने का तरीका सुनो, ये CH2 OH और ये OH है ना, ये हो गया, ये ग्लाइकोल है। आपको पता ना, इसको ग्लाइकोल ग्लाइकोल ऐसे एन टाइम्स लेना है। और बच्चों टेरेथैलिक एसिड तो ऐसे लिखो, ऐसे आप क्या करो, बेंजीन ऐसे बनाओ और कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दो ऐसे। आपको पता चल गया ना ऐसे क्यों लिखा मैंने, ताकि आपको H2 निकलता हुआ दिखाई दे ना। इसका नाम क्या है? टेरेथैलिक एसिड। अब इसमें से H2 निकालेंगे, तो बच्चों अब देखो जरा मेरी बात ध्यान सुनना, जहां से ग्लाइकोल है वहां से वो H निकालिए, इधर भी पूरा लिस्ट बनेगा। जहां से कार्बोक्सिलिक एसिड वहां से OH निकालिए, इधर भी पूरा लिस्ट बनेगा। और बीच वाला लिस्ट तो आपको पता ही है। मतलब इस प्रकार की यूनिट बार बार रिपीट होगी, जिसको पॉलीमर कहते हैं बच्चों। ये देखो जरा, यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा। जरा मुझे बताओ क्या बचेगा, देखना। सबसे इधर से क्या निकला? ऑक्सीजन, इधर से n टाइम्स। उसके बाद क्या है? CH2, उसके बाद CH2, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद बताओ,
ऐसा हो जाएगा, कितने कितने टाइम्स रहेंगे ये? n टाइम्स। और बच्चों इसी का तो नाम क्या है? डेक्रॉन। मुझे बता, ये बीच में आपको कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है? एस्टर। क्या ये एस्टर एन टाइम्स है? एन टाइम्स है? हाँ। तो बच्चों तभी तो हाँ सर। इसको पॉलीएस्टर भी कहते हैं। अब समझ में आ गया इसको पॉलीएस्टर क्यों कहते हैं। और वैसे भी देखो ना, अल्कोहल और एसिड आपस में मिलाएंगे तो एस्टर ही बनेगा, और उस एस्टर का पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो पॉलीएस्टर ही बनेगा। मतलब पॉलीएस्टर का सबसे अच्छा एग्जांपल डेक्रॉन। चलो इसका क्लासिफिकेशन बताओ, बोलो जल्दी ले बताओ। सिंथेटिक है, इंसानी बनाता है इंसान के लिए। दूसरा बोलो, आगे बोलो। फाइबर है ये, थर्मोसेटिंग। फाइबर है ये, बात याद रखो। फाइबर। फाइबर। फाइबर है ये। फाइबर क्यों है, ध्यान से सुनना क्यों फाइबर। देखो जब भी कभी आपको H2O का मॉलिक्यूल दिखाई दे, NH3 का मॉलिक्यूल दिखाई दे, समझ लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड जितने भी स्ट्रांग फोर्स है वो सब फाइबर की लिस्ट में आपको गिनना। चलो ठीक। कंडेंसेशन होगा, हाँ। और लास्ट में कॉम्पोलिमर। ओ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि हमने कैसे आपको ये बताया कि वही टेरिकॉट के जो कपड़े हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। कष्टदायी कपड़े होते हैं बहुत, इसको हटा देते हैं, लेकिन देखने में वही अच्छा लगता है। बता दूं, रंग बिरंगे चमकने वाले कपड़े टेरिकॉट के ही होते हैं, बहुत खूबसूरत देखने में होते हैं। लेकिन बच्चों बिल्कुल टेंट जैसा होता है, उसमें ऐसे हाथ करेंगे स्लीप कर जाएगा, बिल्कुल जैसे प्लास्टिक। वाटर प्रूफ भी कभी कभी हो जाता है, मतलब जल्दी से पानी गिराओगे ना जल्दी भीगेगा नहीं, उसरक जाएगा पानी। खैर हटाते हैं। आपके जीवन में टेरिकॉट से पहला तो पढ़ाई होगा, कभी ना कभी तो पढ़ाई होगा टेरिकॉट से पहले। जब बचपन में रहे होंगे आपको टेरिकॉट और कुछ के बारे में पता नहीं होगा तो आपको लोगों ने पहना दिया होगा, क्यों? देख लो ना अपने आसपास की जितनी भी चीजें हैं बच्चों ना, वो सब के सब पॉलीमर है, सब पॉलीमर। खैर आगे देखते हैं बच्चों। हाँ तो अब जरा देखिएगा, आपको क्लासिफिकेशन सिखा चुका हूं मैं। इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स की बात करने जा रहे हैं, जो हमें पॉलीमर, वैसे पीछे वाले पॉलीमर्स याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स जो मैं कुछ बता देता हूं, जिसकी जरूरत हमें पड़ेगी बताने के लिए। उसमें सबसे पहला है, आपको याद है मैंने बताया था पॉलीथीन दो प्रकार का होता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन, बताया था मैंने। हाँ सर। तो देखो पहले मैं बता दूं, देखो दोनों का रिएक्शन सेम ही है, मतलब दोनों का बनाने का प्रोसेस सेम है। मतलब बनाने के प्रोसेस में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जैसे मान लो कि अगर आपने CH2 डबल बॉन्ड CH2 अगर आपने इसको n टाइम्स ले लिया, अगर आपने इसको n टाइम्स ले लिया और आप जो बना देंगे उसका नाम पॉलीइथाइलिन होता है, ठीक है। लेकिन बच्चों आप यहाँ पे जो प्रोसेस करते हैं ना, यहाँ पे जो प्रोसेस करते हैं इस तीर के ऊपर, तो बच्चों इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये दो टाइप्स का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो पहला बताने जा रहा हूं। पॉलीइथाइलिन। तो बच्चे दो प्रोसेस का होता है। दो प्रोसेस कैसे हो जाएगा, रिएक्शन बच्चों सेम है ना, रिएक्शन में कोई तकलीफ नहीं है। दो प्रोसेस का ये हो जाएगा, एक होगा LDPE, इसी के नाम ऐसे लिखा जाता है, एनसीईआरटी बुक में भी इसे लिखा है। और एक होता है HDPE। जरा इसका फुल फॉर्म देखो यार, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। इसका फुल फॉर्म होगा
लो डेंसिटी, आप समझ रहे हैं ना कौन सा, जैसे पॉलीथीन में भी कई क्वालिटी होते हैं ना, पॉलीथीन में जैसे, और कई जो बकेट जितने भी अच्छी क्वालिटी के लो क्वालिटी के है ना, समझ रहे हो ना, उसी के बारे में कह रहा हूँ मैं। लो डेंसिटी हाई डेंसिटी उसी अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। लो डेंसिटी है ना, लो डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीथाइलिन, पी मतलब पॉली, ई मतलब इथाइलिन, इसको बोलेंगे हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन। अगर एक खास बात जरा देखो बच्चों, हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो इथाइलिन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, वो 130 डिग्री सेल्सियस होता है, 130। इसका मतलब ये हो कि अगर इस प्रकार की पॉलिथीन और अगर उसको आप बहुत ज्यादा गर्म पानी में रख देंगे तभी मेल्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका बॉइलिंग 100 होगा पानी का, 130 पे जाके मेल्ट होता है। आप देख रहे हैं ना ये हाई डेंसिटी पॉलिथीन कितना स्ट्रांग है। मेटल की जरूरत भी नहीं है, प्लास्टिक भी है देखो, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ हाई डेंसिटी पॉलिथीन होने के कारण ये मैनेज कर ले रहा है। और इसका भी मेल्टिंग पॉइंट अच्छा होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 110 होता है। अब प्रश्न ये है कि देखो बच्चों, दोनों की रिएक्शन तो सेम है, बस अंतर क्या है? अंतर ये है लो डेंसिटी पॉलिथीन कैसे बनाते हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी ये मैं तीर के ऊपर की बात कर रहा हूँ। मैं 1 लिख देता हूँ, या मैं 2 लिख देता हूँ, ये 1 और ये रहा 2। तो बच्चों करते क्या, इधर ध्यान सुनना भैया, थोड़ा सा ऑक्सीजन लेते हैं, ट्रेसेस मतलब थोड़ा सा ऑक्सीजन लेते हैं। उसके बाद बच्चों टेम्परेचर ज्यादा लेते हैं, करीब 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मैं आपको बताना चाहता हूँ 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हल्के मत लीजिएगा। 40 से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इंसान रहना, देख लो कितनी गर्मी लग रही है, सब इंसान कहता है 200 तो बहुत हुआ, है ना। और बच्चों जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर वो करीब में 1000 से 2000 एटीएम होता है, प्रेशर भी बहुत हाई लेते हैं। और अगर आपने कोई भी इथाइलिन में इस प्रकार का सिस्टम अप्लाई किया कि उसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन ले लिया, टेम्परेचर ज्यादा कर लिया, प्रेशर भी ज्यादा कर लिया, तो बच्चों इससे जो पॉलिथीन बनता है ना, उसको एलडीपी पॉलिथीन कहते हैं। समझ में आ गया? रिएक्शन तो सेम है ना। मतलब अगर कोई आपसे पूछे एलडीपी रिएक्शन लिखो तो बच्चों बिल्कुल सेम रिएक्शन लिखना, बस इस एरो के ऊपर ये लगा देना जिसमें लिखा है। अब इसमें क्या होता है, जरा इसमें भी देख लो। इसको बनाने के लिए बच्चों क्या करते हैं ना, इसमें कैटलिस्ट डालते हैं, जिसको जिगलर नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं। बताया था ना कि इस कैटलिस्ट की डिस्कवरी के बाद बिल्कुल पॉलीमर इंडस्ट्री में क्रांति आ गई थी, रिवॉल्यूशन आ गया था। TiCl4 मतलब टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि एल्युमिनियम पे चार्ज 3 होता है ना, तो बैलेंस करने के लिए इसको ऐसा 3 लिखा मैंने, मतलब ट्राई इथाइलिन एल्युमिनियम ना, ट्राई इथाइलिन मतलब एल्युमिनियम 3 बार ना, ट्राई इथाइलिन। देख लो कोई दिक्कत है तो, ठीक है। आता अब आगे बताओ जरा, इसका जो टेम्परेचर है बच्चों वो 60 से 70 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। इसका जो प्रेशर होता है बहुत ज्यादा नहीं, करीब 7 एटीएम के आसपास लेते हैं। तो बच्चों इससे जो बनता है वो बनता है आपका हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। तो जरा एक बात और सुन लो, जरा पहले इतनी स्क्रीनशॉट ले लो तो। अब आगे सुनिए, ये देखो यार पीछे पड़ा है। हाँ एक बात और बता दूं आपको, मैंने बताया था ना कि जिगलर और एक नाटा, 2 साइंटिस्ट है, दोनों में साइंटिस्ट ने एक कैटलिस्ट की डिस्कवरी की थी। उस कैटलिस्ट के बारे में पेपर में कई बार पूछता है, मैं वो लिख देता हूँ। मैंने क्या बोला, साइंटिस्ट का नाम जिगलर, इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। और एक है जिगलर, एक है नाटा, जिगलर नाटा, 2 साइंटिस्ट है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4 और ट्राईथाइलिन एल्युमिनियम, इनका मिक्सचर होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चों ये इतना इंपॉर्टेंट है
कि इसको तो याद रखना ही है, चाहे जैसे भी आपको याद रखना है। और इस कैटलिस्ट का यूज बच्चों, इस कैटलिस्ट का यूज आपको बता दूं कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने में किया जाता है। स्क्रीनशॉट थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, तब ले लो। अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आता क्लियर है? आसान लग रहा है ना? हाई डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन। हाँ सर। अच्छा, दोनों का यूज आप लोग पढ़ लीजिएगा। अच्छा, एक बात और, जितना भी मैंने पॉलीमर पढ़ा है सबका यूज पढ़ लेना। यूज पढ़ने से आपको इंटरेस्ट लगेगा, अपने आसपास आपने जो चीजें देखा है ना उससे से आपको रिलेटेड मिल जाएगी। इसको हटा देते हैं। खैर, तो बच्चों दो तो मैंने बता दिया ना, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन। तीसरा है पॉली पॉलीप्रोपाइलीन। तो बच्चों जरा मेरी बात सुनो, ध्यान सुनना। इसका नाम क्या होता है? बोलो। इथाइलिन। इथाइलिन। तो बच्चों एक कार्बन और बढ़ा दो, इसमें क्या है? इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइलिन। तो मुझे बताओ, क्या आप ये पॉलीमर कर लोगे क्या? आपको मैंने मोनोमर बता दिया। मोनोमर क्या है इसका, बोलो। प्रोपाइलिन। इसका मोनोमर है प्रोपाइलिन। तो जरा मुझे बताओ, रिएक्शन बताओ कैसे हो जाएगा। बोले प्रोपाइलिन ले ले, n टाइम्स ले ले, हाँ सर। आपस में जोड़ दे। मैं आपको बता दूं कि जिग्लरनाटा कैटलिस्ट का भी यूज यहाँ भी होता है। तो जिग्लरनाटा कैटलिस्ट आपने दो जगह देख लिया। वैसे तो एचडीपी के लिए सबसे फेमस है, लेकिन इसके लिए भी यूज होता है। और बच्चों इसका टेम्परेचर आप करीब 100 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, और प्रेशर करीब 10 एटीएम के आसपास लेते हैं। कोई बात नहीं। तो जरा मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने आपसे बोला था बच्चों, जहां से डबल बॉन्ड टूटे बस वहीं पे ध्यान दो, बाकी जो जैसा उसको ऐसे छोड़ दो। कैसे, क्या सर? क्या समझो, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, और उसके पास CH3 लटका हुआ, देखो यही तो है ना प्रोपाइलिन। तो इसको तोड़ दो ऐसे। तो तोड़ोगे तो ये बॉन्ड फ्री, ये बॉन्ड फ्री, कितने टाइम्स? n टाइम्स। हो गया आंसर। सिंपल है। देखो बाकी बच्चों को ना, जैसे बाकी जो है उसको वैसे रहने दो, बस चीजों को सिंपल बनाओ। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, मुझे बताओ क्या होगा। CH2 ऐसे कितने टाइम्स? n टाइम्स। और इसके पास एक CH3 था ही। बच्चों इसका नाम क्या है? पॉली, किससे बना है? प्रोपाइलिन से। पॉलीप्रोपाइलिन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बच्चों आ रहा है समझ। जितने भी रैपर्स है ना, जितने भी रैपर्स है, और बच्चों शीट कवर है ना, जितने भी रैपर वाले चीज है, ठीक, मैं समझ में आ रहा, जितने भी शीट कवर है, समझ में आ रहा है ना, जितने भी टायर्स है, टायर्स के लिए और भी यूज होता है, बात कर रहा हूँ, है ना। जितने भी जो रैपर मतलब जो चीजें लपेटने में काम आता है ना, जैसे किसी चीज को, तो उसमें जो पतली पतली फिल्म नहीं बनाते हैं, तो बच्चों उन सभी में पॉलीप्रोपाइलिन यूज किया जाता है, ये पॉलीमर का। देख रहा ना कितना इंपॉर्टेंट इसलिए बताया मैंने। खैर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे रोप भी बना सकते हैं, रस्सी भी बनाया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया?
ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट 4th नंबर, पॉली आइसो ब्यूटाइलिन। देखो आइसो का मतलब समझ गया ना, आइसो मतलब सेकंड पे मिथाइल लगा दो। और आपको अच्छे से पता है ना कि आइसो मतलब सभी कार्बन को गिनना है, 4 कार्बन तो है ही, देख लो, हो गया ब्यूटाइलिन। अब मुझे बताओ अगर इसको इसका पॉलीमर बनाना है तो क्या तकलीफ थोड़े है। हाँ इसमें थोड़ा सा ये बस परिवर्तन करना पड़ेगा। मुझे बताओ पहले पहले प्रोडक्ट बना लो। देखो बताओ प्रोडक्ट में क्या अंतर आ जाएगा, बस एक CH3 और आ जाएगा सर, और क्या भाई, एक CH3 और आ जाएगा ना, और कोई अंतर है क्या, बोलो। नहीं सर। ओके आंसर। चलो जरा इसमें देखो क्या क्या लेते हैं बच्चों, इसमें कोई एसिड लेते हैं H2SO4। अगर आप ये नहीं ले सकते हैं तो आप इसमें HF भी ले सकते हैं। अगर आप इसमें ये नहीं लेते इसमें BF3 भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसमें ये भी नहीं लेते हैं तो आप AlCl3 यूज कर सकते हैं। इसका अच्छा, इसको बहुत ठंडे, इसको -100 डिग्री सेल्सियस बनाया जाता है, कूल एकदम ठंडे बनाया जाता है, ठीक है। इसका नाम है पॉली आइसो ब्यूटाइलिन, है ना बच्चों। जितने भी चिपकाने वाली चीज है ना इसी से बनाए जाते हैं, मतलब इस पर चीजें चिपक जाती है, यूज इन एडेसिव। आपने ना आपने सरफेस टेंशन में 2 प्रकार का फोर्स पढ़ा होगा, ससंजक बल और असंजक बल, में हिंदी में बोल रहा हूँ, उसको कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स बोलते हैं। मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप बोर्ड पे लिख रहे हैं, जैसे मान यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि कैसे चिपक जा रहा है, ये क्या ना इसके जो पार्टिकल्स है ना, इसके जो पार्टिकल्स वो बोर्ड के पार्टिकल्स पर चिपक जा रहा है। तो बच्चों ये भी एक प्रकार का फोर्स है, इसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। और जब ना चिपके तो एडिसिव फोर्स बोलते हैं। एडिसिव जैसे मतलब मैंने पानी फेंक दिया तो पानी के मॉलिक्यूल थोड़े चिपका रहेगा। अब किसी बोर्ड पे पानी फेंक दो तो पानी नीचे गिर जाएगा ना। ये आपको फिजिक्स में सर ने बताया होगा। खैर तो बच्चों ये एडेसिव के रूप में ADHE एडेसिव नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। ठीक बच्चों, पांचवा है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो मुझे बता दो अगर हम आपको विनाइल क्लोराइड बता दें तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बना लोगे क्या? हाँ सर। तो बहुत सिंपल काम है, जरा मुझे बता दो, ये देखो जरा, विनाइल, देखो विनाइल अल्कोहल विनाइल क्लोराइड, यही तो है विनाइल क्लोराइड, और क्या नहीं है? सर ये क्या है साहब? विनाइल क्लोराइड, ये भी फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। तो मुझे बता, तो हो जाएगा ना विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। मैं आपको बता दूं कि अपने आसपास आप जितने भी प्लास्टिक देख रहे हैं ना बच्चों, जितने भी प्लास्टिक, जितने भी पाइप देख रहे हो, वो सब के सब PVC से बनाया जाता है। और जितने भी पाइप बनाए जा रहे हैं आजकल वो PVC के ही बनाए जा रहे हैं, PVC के, ये बात ध्यान रखिएगा। जितने भी आसपास के जो चीजें बनाए जा रहे हैं वो सब PVC है ना। तो कैसे बनाते हैं देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, ये मोनोमर ले लिया, ठीक, और उसमें N टाइम्स ले लिया मैंने। और क्या करते हैं, कोई एक ऑर्गेनिक पेरोक्साइड लेते हैं। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड क्यों? ताकि ये फ्री रेडिकल बनवा पाए। कोई ऑर्गेनिक पेरोक्साइड लेते हैं, ये ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है, इसका नाम होता है बेंजोइल क्लोराइड, सॉरी बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, ये कोई ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है। और हीट करते हैं, जैसे हीट करते हैं बच्चों में फ्री रेडिकल की मैकेनिज्म होती है, उसके बाद क्या होता है, ये सभी आपस में जुड़ जाते हैं। अब उसके बाद तो आपको आसानी है करना, ये बॉन्ड ऐसे फ्री कर दो, ये बॉन्ड ऐसे फ्री कर दो, यहाँ पे क्लोरीन ऐसे लगा दो, और उसके बाद ऐसे N लगा दो, ये हो गया PVC। बच्चों ये बहुत हार्ड प्लास्टिक होता है, उसके पहले स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। तो
1 मिनट में कट हो जाएगा। हार्ड प्लास्टिक होता है तो इसको थर्मोप्लास्टिक भी कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक। जितने भी पाइप्स आप देख रहे हैं ना आसपास, सब पीवीसी तो है, ठीक है। इसके बाद का पीडीएफ में भेजूंगा। मुझे उम्मीद है कि जैसे ये 5वां नंबर का है तो 6 नंबर का और 2-3 आप खुद से देख लेंगे, कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। मतलब नेक्स्ट टाइम 1 दिन और आपकी क्लासेस चलेंगी, है ना, 1 दिन और क्लासेस चलेंगे। उसके बाद आप सीधे आप मिलेंगे आफ्टर